आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 9 महत्वपूर्ण अंतर बताएंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए इन 9 को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला अंतर है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। पहला अंतर है उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, जबकि जो अवतल लेंस होता है यह बीच में पतला होता है और किनारों पर, यानी बिल्कुल उल्टा होता है। अवतल लेंस क्या, बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, जबकि उत्तल लेंस क्या है कि बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, उत्तल लेंस जो है ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, जबकि अवतल लेंस क्या है, बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। अगला अंतर है उत्तल लेंस से अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, जबकि अवतल लेंस से अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। तो जैसे किसी किताब पर हम लेंस को लेकर जाएं और अक्षरों को देखें, अक्षर लेंस से बड़े दिखाई देते हैं तो क्या होगा, उत्तल लेंस है। लेंस से देखने पर अगर अक्षर बड़े दिखाई दें तो क्या है, उत्तल लेंस है। लेकिन अगर लेंस से देखने पर अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं तो वो क्या होगा, अवतल लेंस होगा या कॉनकेव लेंस होगा। आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी कहा जाता है। जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाशीय किरण पुंज को एकत्रित करता है। जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाशीय किरण पुंज को एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस प्रकाश किरण पुंज को फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी कहा जाता है। अपसारी क्योंकि प्रकाश किरण पुंज को फैलाया, इसने अपसार किया, प्रसार किया, इसलिए अपसारी हो गया। तो अवतल लेंस क्या होगा कि प्रकाश किरण पुंज को फैलाता है, इसलिए अपसारी कहा जाएगा इसे। अगला अंतर है उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इससे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, जबकि अवतल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। यानी कॉनकेव लेंस से कोई भी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, जबकि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है तथा सीधा बना हुआ है। दोनों लेंसों से कैसे प्रतिबिंब बनता है आपको पता चल गया होगा। आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है लेंस को बाईं ओर हिलाओ तो प्रतिबिंब दाईं ओर गति करता है। अगर लेंस को बाईं ओर हिलाने से प्रतिबिंब दाईं ओर गति करता है तो उत्तल लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन यदि लेंस को बाईं ओर हिलाओ तो प्रतिबिंब भी बाईं ओर हटे, इसका मतलब अवतल लेंस है। तो अंतर ये वाला कौन सा हुआ, लेंस को बाईं ओर हिलाने पर प्रतिबिंब दाईं ओर गति करता है, चलता है, तो उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या होगा, लेंस को बाईं ओर हिलाओ तो प्रतिबिंब बाईं ओर ही हटे, तो अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस होगा। आते हैं अगले अंतर पर। अगला है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला अंतर है उत्तल लेंस का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा और डॉक्टर कान व आंख की बीमारी को देखने के लिए करते हैं। यानी सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और फोटो कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और साथ ही साथ डॉक्टर कान व आंख की बीमारी को देखने के लिए इसी लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि अवतल लेंस दूरदर्शी में प्रयोग होता है और गैलीलियो की जो दूरदर्शी थी उसमें प्रयोग होता है। यदि आप लोग गैलीलियो की दूरदर्शी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो दूरदर्शी पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो अवतल लेंस दूरदर्शी में प्रयोग होता है। अगला अंतर है उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से होता है, जबकि अवतल लेंस का प्रयोग
निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यदि आप लोग दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आते हैं दूसरे अंतर पर। दूसरा अंतर है परावर्तन और अपवर्तन में अंतर। पहला अंतर है किसी चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बताया गया है किसी चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन अथवा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे? जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल से टकराती है, जैसे प्रकाश किरण है किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल से टकराती है तो तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है अथवा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जबकि अपवर्तन में क्या बताया गया है या रिफ्रैक्शन में क्या बताया गया है कि पारदर्शक माध्यम से प्रकाश का दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। पारदर्शक माध्यम से प्रकाश का दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहलाता है। मतलब अपवर्तन अथवा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो जब प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसे कोई प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जाने पर क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है या कह लीजिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और कांच माध्यम हो सकता है या वायु भी माध्यम हो सकता है। माध्यम में चाहे आप कांच मान सकते हैं चाहे वायु मान सकते हैं, एक सघन एक विरल होता है। आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है परावर्तन में आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव समान होता है। परावर्तन में बताया गया है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव समान होता है। मतलब परावर्तन या रिफ्लेक्शन में आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर रहते हैं, यानी कोण आई कोण आर के बराबर होता है। जो परावर्तन होता है इसमें कोण आई कोण आर के बराबर होता है। बता दें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है और इसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो इसमें आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, वो भी हमेशा। जबकि अपवर्तन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब अपवर्तन अथवा रिफ्रैक्शन में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। यानी अपवर्तन में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान समान नहीं होगा। यदि आप लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी, अपवर्तन क्या है इसके बारे में फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जो परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन होता है, इसमें परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें होती हैं पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जबकि अपवर्तन में क्या होता है या रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। अपवर्तन में दूसरे माध्यम में जाती हैं, परावर्तन में उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हमने बताए। तीसरा अंतर है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। पहला अंतर है उत्तल दर्पण में परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर होता है, यानी वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। और उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या कह लीजिए कि परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर हो, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, तो क्या हुआ, उत्तल दर्पण हुआ।
जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर की ओर धंसा होता है। मतलब ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो कॉनकेव मिरर कहलाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि जो परावर्तन तल है अवतल दर्पण का, ये चमकीला तल अंदर की ओर धंसा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में दबे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है। अर्थात जो उत्तल दर्पण होता है इसके अवतल पृष्ठ पर कलाई लगी होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसका जो अवतल पृष्ठ है उस पर कलाई लगी हुई है, कह लीजिए कि दबे हुए पृष्ठ पर कलाई लगी हुई है। जबकि अवतल दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है अथवा उत्तल पृष्ठ पर कलाई लगी होती है। चाहे आप कहें उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है, चाहे कहें उत्तल पृष्ठ पर कलाई होती है। किसमें? अवतल दर्पण में। नेक्स्ट अंतर है, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यानी अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर में क्या होगा, आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट अंतर है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। यानी अवतल दर्पण में उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। किसमें? कॉनकेव मिरर में। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। नेक्स्ट अंतर है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें प्रतिबिंब छोटा बनेगा, या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार के बनते हैं। यानी कॉनकेव मिरर में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, वस्तु के आकार का भी बनेगा, तीनों प्रकार के बन सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हुए उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में, यानी अवतल दर्पण के बीच में। आते हैं अगले अंतर पर, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। इसी को डीसी और एसी में अंतर या एसी और डीसी में अंतर के रूप में पूछा जा सकता है। तो पहला अंतर है, ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। यानी ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा आवर्त के साथ या समय के साथ बदले उसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। जबकि दिष्ट धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहता है। मतलब दिष्ट धारा का जो परिमाण है और जो दिशा है वो समय के साथ नहीं बदलती है। फिर अगला अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र अथवा डायनमो या जनरेटर जिसको कहा जाता है इससे प्राप्त होती है। जबकि दिष्ट धारा प्राथमिक सेलों, संचायक सेलों तथा डीसी डायनमो से प्राप्त होती है। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा है वो विद्युत जनरेटर से प्राप्त होती है अथवा डायनमो से प्राप्त होती है। जबकि जो दिष्ट धारा है ये जो प्राथमिक सेल होते हैं, सीसा संचायक सेल होते हैं, जो बैटरी वगैरह होती हैं, डीसी के जो डायनमो होते हैं उनसे प्राप्त होती है। फिर अगला अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन ज़्यादा वोल्ट तक किया जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका उत्पादन ज़्यादा वोल्ट तक कर सकते हैं, जबकि जो दिष्ट धारा है इसका उत्पादन बहुत कम वोल्ट तक ही किया जा सकता है। फिर अगला अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में ऊर्जा का ह्रास बहुत कम होता है और लागत भी कम आती है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती जो धारा है ट्रांसफार्मर के द्वारा अगर एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है तो ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है और लागत भी कम आती है। जबकि जो दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में ऊर्जा का ह्रास बहुत अधिक होता है, यानी अधिक ऊर्जा खर्च होती है और लागत भी अधिक आती है। फिर अगला अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा वाले यंत्र अधिक मजबूत और सुविधाजनक होते हैं। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा वाले यंत्र होते हैं ये अधिक मजबूत होते हैं और सुविधाजनक होते हैं। जबकि दिष्ट धारा वाले यंत्र तुलना में कम मजबूत और कम सुविधाजनक होते हैं। लेकिन अगर तुलना में देखा जाए तो जो दिष्ट धारा है इसके यंत्र कम मजबूत होते हैं और कम सुविधाजनक होते हैं। फिर अगला अंतर है,
प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है जबकि दिष्ट धारा कम खतरनाक होती है। यानी प्रत्यावर्ती धारा अधिक डेंजर होती है, तुलना में जो दिष्ट धारा है वो कम खतरनाक होती है। फिर नेक्स्ट अंतर है, हमारे घरों में सप्लाई होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की जो वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज, लगभग में 200 वोल्ट, तो जो वोल्टेज है को आवश्यकता अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जो घरों में प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई होती है उसको आवश्यकता के अनुसार हम घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा ट्रांसफार्मर के उपयोग से होता है। लेकिन जो दिष्ट धारा है इसकी वोल्टेज को बदला नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसकी वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है या घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर दिष्ट धारा के साथ कार्य नहीं करता है। अगला अंतर है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। पहला अंतर है नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक संयोजन करके एक भारी नाभिक बनाते हैं। चलिए पहले अंतर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में कहा गया है कि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, मतलब नाभिकों का लगभग बराबर भागों में टूटना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकों का बराबर भागों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, अथवा अंग्रेजी में न्यूक्लियर फिशन इसे कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। जैसे यूरेनियम 235 है, ये भारी परमाणु नाभिक है, ये दो हल्के नाभिकों में जब टूट जाता है तो इसी क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जबकि जो नाभिकीय संलयन है इसका मतलब है कि नाभिकों का संयुक्त होना या मिलना, यानी दो हल्के नाभिकों का परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करना नाभिकीय संलयन कहलाता है। और नाभिकीय संलयन को अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। आते हैं दूसरे अंतर पर। दूसरा है नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया भी हो सकती है और नहीं भी, यानी नाभिकीय जो विखंडन है इसमें श्रृंखला अभिक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी, जबकि नाभिकीय संलयन में श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। तो इस दूसरे पॉइंट का, तो श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया अथवा चेन रिएक्शन का मतलब है, जैसे यूरेनियम 235 है तो यूरेनियम 235 का विखंडन शुरू हुआ, यानी जब यूरेनियम 235 टूटना शुरू हुआ तब तक टूटता ही रहता है जब तक यूरेनियम 235 परमाणुओं के नाभिक का पूरी तरह से विखंडन नहीं हो जाता है, यानी जब तक टूटता रहता है, जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, टूट नहीं जाता है। तो ये जो क्रिया चलती रहती है इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। तो श्रृंखला या चेन, श्रृंखला माने क्या होता है? चेन, मतलब एक के बाद दूसरा टूटता ही जाता है, एक के बाद एक टूटता ही जाता है, ये एक चेन सी बन जाती है। इसीलिए श्रृंखला अभिक्रिया इसमें हो भी सकती है और नहीं भी। जबकि जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन में चेन रिएक्शन अथवा श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें जैसे ही दो नाभिक जुड़े बस काम खत्म हो जाता है। आते हैं तीसरे अंतर पर। विखंडन अभिक्रियाएं न्यूट्रॉनों के भारी नाभिकों से टकराने पर होती हैं। जो नाभिकीय विखंडन है इसमें विखंडन अभिक्रियाएं न्यूट्रॉनों के भारी नाभिकों के टकराने पर होती हैं, मतलब जब भारी नाभिकों से न्यूट्रॉन टकराते हैं तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। या कह लीजिए कि नाभिकीय विखंडन शुरू करने के लिए न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो विखंडन शुरू होता है। जबकि नाभिकीय संलयन में इस अभिक्रिया में क्या होता है कि हल्के परमाणु बहुत अधिक तापमान पर संलयन करते हैं या हल्के परमाणु बहुत अधिक तापमान पर जुड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि संलयन अभिक्रियाएं साधारण ताप पर नहीं होती हैं। नाभिकों का संलयन बहुत ऊंचे ताप पर होता है, यानी बहुत अधिक ताप पर नाभिक जुड़ते हैं और लगभग 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर संलयन इनका होता है। 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका संलयन होता है, लगभग में है ये। आते हैं अगले अंतर पर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं बिजली को उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित की गई हैं। जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं हैं ये बिजली को उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित की गई हैं,
तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था। यदि आप लोग नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्या है, पूरी डिटेल चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। जो ऊर्जा निकली इसका उपयोग भाप बना करके बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। इसलिए कहा गया कि नाभिकीय विखंडन अपक्रियाएं बिजली को उत्पन्न करने के लिए कंट्रोल की गई हैं, नियंत्रित की गई हैं, जबकि नाभिकीय संलयन अपक्रियाओं को अभी तक नियंत्रित नहीं किया गया है। यानी नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन को अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया है। अगला अंतर है, नाभिकीय विखंडन अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जबकि नाभिकीय संलयन अपक्रियाओं में उत्पादित ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से कहीं अधिक होती है। तो नाभिकीय विखंडन अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। जो नाभिकीय विखंडन में लगभग में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है, जबकि जो नाभिकीय संलयन अपक्रियाएं हैं इनमें इससे अधिक निकलती है। आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है, नाभिकीय विखंडन के उत्पाद साधारणतः रेडियो एक्टिव होते हैं, अतः इन्हें समाप्त करने की समस्या होती है। यानी जो नाभिकीय विखंडन के उत्पाद हैं ये सामान्य रूप से रेडियो एक्टिव होते हैं और इन्हें समाप्त करने की समस्याएं होती हैं, जबकि नाभिकीय संलयन के उत्पाद रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। यानी जो इसके उत्पाद हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के उत्पाद हैं, ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, अतः इन्हें समाप्त करने की समस्या नहीं होती है। वोल्ट मीटर और अमीटर में अंतर। तो वोल्ट मीटर के अंतर्गत वोल्ट मीटर धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। अब प्रतिरोध का मतलब होता है विद्युत धारा का विरोध करना। प्रतिरोध यानी विद्युत धारा का विरोध करना। और यहाँ पर जो धारा मापी है, धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर होता है, एक प्रकार का अमीटर होता है। या कह लीजिए कि यह किसी परिपथ में धारा है कि नहीं है यह पता करने के लिए लगाया जाता है। जो धारा मापी है या किसी परिपथ में धारा है या नहीं है यह पता करने के लिए लगाया जाता है या जोड़ा जाता है। तो धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ करके बनाया जाता है वोल्टमीटर को, जबकि अमीटर के अंतर्गत यह धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है, वोल्ट मीटर परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। मतलब वोल्ट मीटर मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। जबकि अमीटर के अंतर्गत अमीटर परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता मापता है। परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता कौन मापेगा? अमीटर मापता है। यानी अमीटर परिपथ में बहने वाली धारा को मापने का यंत्र होता है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह की मात्रा को मापने का यंत्र अमीटर होता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है, वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जो वोल्ट मीटर है इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान हो तो उसे समांतर क्रम में जोड़ना कहा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ने का क्या मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो समान हो तो उसे कहा जाता है समांतर क्रम में जोड़ना। तो वोल्ट मीटर जो होता है इससे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर अमीटर के अंतर्गत क्या होगा? इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब श्रेणी क्रम यानी जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान हो तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना कहा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या मतलब हुआ? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान हो, एक जैसा हो,
तो उसे क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ना कहेंगे। तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये अंतर हुआ। फिर अगला अंतर है, इसमें पैमाना वोल्ट में अंकित होता है, यानी वोल्टमीटर में पैमाना वोल्ट में अंकित होता है। वोल्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। वोल्ट का नाम भौतिक विज्ञानी एलेक्सेंड्रा वोल्टा के नाम पर रखा गया है। इनका नाम एलेक्सेंड्रा वोल्टा था, तो इन्हीं के नाम पर इसे वोल्ट कहा गया। 1 वोल्ट तार के 2 बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता में अंतर को कहा जाता है। यानी 1 वोल्ट क्या है, तार के 2 बिंदुओं के बीच में विद्युत क्षमता का जो अंतर होता है उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। अब अमीटर में अगर देखा जाए तो अमीटर में पैमाना एम्पियर में अंकित किया जाता है। करंट को मापने की इकाई होती है एम्पियर। जो एम्पियर है ये करंट को मापने की इकाई है, धारा को मापने की इकाई होती है। जैसे हम लोग वजन को किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को फीट में नापते हैं, वैसे ही करंट को एम्पियर में मापा जाता है। तो ये अंतर हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर में पैमाना वोल्ट में अंकित होता है और अमीटर में पैमाना एम्पियर में अंकित होता है। तो 4 अंतर कुल हुए। पहला, धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। जो वोल्ट मीटर है यह उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है, जबकि अमीटर धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जुड़ता है और कम प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। फिर दूसरा मैंने बताया कि वोल्ट मीटर परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है, जबकि जो अमीटर होता है यह परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता को मापता है। फिर अगला अंतर है, जो वोल्ट मीटर है इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं और फिर जो अमीटर है इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फिर अंतिम अंतर मैंने बताया कि वोल्ट मीटर में पैमाना वोल्ट में अंकित होता है और अमीटर में पैमाना एम्पियर में अंकित होता है। नेक्स्ट अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। पहला अंतर है, वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है अथवा जिसे पिन पर लिया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, जबकि वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे अथवा पिन पर नहीं लिया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहा जाता है। आते हैं दूसरे अंतर पर। दूसरा अंतर है, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अगला अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब हैं ये सदा वस्तु के सापेक्ष उल्टे बनते हैं, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब हैं ये हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधे बनते हैं। अगला अंतर है, सभी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं। यानी जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जितने भी रियल इमेज होते हैं वह दर्पण के सामने बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। जितने भी आभासी प्रतिबिंब होंगे वह दर्पण के पीछे बनेंगे। तो सीधी सी भाषा में कहें तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस से बाहर होती है तो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस से बाहर अगर होती है तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस के भीतर होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। फोकस के भीतर होगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। अगला अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वह केवल अवतल दर्पण से ही प्राप्त होते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब समतल एवं उत्तल दर्पण से प्राप्त होते हैं। जितने भी आभासी प्रतिबिंब होंगे वह सभी समतल या उत्तल दर्पण से
प्राप्त होंगे। साधारण चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर। पहला अंतर है साधारण चुंबक की चुंबकत्व शक्ति को मन चाहे ढंग से घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। जो साधारण चुंबक होते हैं उनके चुंबकत्व की जो शक्ति होती है उसको अपने मन से बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है, जबकि जो विद्युत चुंबक होते हैं विद्युत चुंबकत्व को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। यानी जो साधारण चुंबक हैं इसके चुंबकत्व को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, अपने मन से आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, जबकि जो विद्युत चुंबक होते हैं इनके चुंबकत्व को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगला अंतर है साधारण चुंबक की कुछ सीमाओं के कारण उपयोगिता अपेक्षाकृत कम होती है। जो साधारण चुंबक है इसमें बहुत सारी सीमाएं होती हैं, तो उन सीमाओं के कारण इसकी जो उपयोगिता है, यूजेस हैं, वो किसकी अपेक्षाकृत, विद्युत चुंबक की अपेक्षाकृत कम होती हैं, जबकि जो विद्युत चुंबक है विद्युत चुंबक की अपेक्षाकृत उपयोगिता अधिक होती है। यानी ये बहुत सी जगह पर उपयोगी होता है, जबकि जो साधारण चुंबक है कम ही जगहों पर उपयोगी होता है। अगला अंतर है जो साधारण चुंबक होते हैं ये चुंबक स्थायी चुंबक होते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें तो साधारण चुंबक या सिंपल मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। यानी साधारण चुंबक परमानेंट मैग्नेट होते हैं या स्थायी चुंबक होते हैं, जबकि जो विद्युत चुंबक होते हैं इन्हें अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है और ये अस्थायी चुंबक होते हैं। यानी विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होते हैं, जबकि साधारण चुंबक परमानेंट चुंबक होते हैं। नेक्स्ट, जनरेटर साधारण चुंबक लोड स्टोन ही है जिसमें लोहे को अपनी ओर आकृष्ट करने का गुण होता है। यानी लोहे को अपनी ओर खींचने का गुण होता है, आकर्षण करने का गुण होता है। तो क्या बताया गया है, जनरेटर साधारण चुंबक लोड स्टोन ही है। जो जनरेटर होता है वो साधारण चुंबक है। कौन सा, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3। जबकि जो विद्युत चुंबक है विद्युत चुंबक को लोहे तार की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है। मतलब जो विद्युत चुंबक है विद्युत चुंबक को लोहे या तार की कुंडली से विद्युत धारा को उसमें बहा करके प्रवाहित करके डाल करके बनाया जाता है। जनरेटर और ट्रांसफार्मर में अंतर, अथवा ट्रांसफार्मर और जनरेटर में अंतर। पहला अंतर है जनरेटर विद्युत उत्पन्न करता है। कहने का मतलब ये है कि जनरेटर ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और इस पर मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जबकि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का मतलब है कि वोल्टेज बढ़ाता है और घटाता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कार्य करता है और वोल्टेज घटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जिन ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जिनसे, यानी ऐसे ट्रांसफार्मर जिनसे वोल्टेज को बढ़ाया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, और ऐसे ट्रांसफार्मर जिनसे वोल्टेज को घटाया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। आते हैं दूसरे अंतर पर। दूसरा अंतर है जनरेटर घूमने वाली मशीन है। जो जनरेटर है यह घूमने वाली मशीन है, जबकि जो ट्रांसफार्मर है यह स्थिर मशीन होती है, एक जगह पर रखी रहती है। फिर अगला अंतर है जनरेटर AC तथा DC दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करती है। जो जनरेटर है ये AC और DC दोनों तरीके की धाराएं उत्पन्न करती है। तो विद्युत जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। AC अर्थात अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। AC का क्या मतलब हुआ, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, या हिंदी में कहें तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। धारा जनित्र, इसे डायनमो भी कहा जाता है। तो ये हो गया। अब डीसी को कहें तो डीसी होता है डायरेक्ट करंट जनरेटर। डायरेक्ट करंट जनरेटर, और हिंदी में कहें तो दिष्ट धारा जनरेटर कहते हैं। तो इन दोनों पर अर्थात एसी और डीसी जनरेटर पर मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जनरेटर में क्या हुआ कि जनरेटर एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करती है, जबकि जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा परिवर्तित करती है। इसमें केवल एसी धारा को बढ़ाने और घटाने के लिए होता है। फिर अगला अंतर है जनरेटर को विद्युत धारा उत्पन्न करने से पहले
टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। जो जनरेटर है इसको विद्युत धारा उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों के द्वारा रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, जबकि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को किसी के द्वारा घुमाया नहीं जाता है। जनरेटर टरबाइनों के द्वारा घुमाए जाते हैं, रोटेट किए जाते हैं, जबकि जो ट्रांसफार्मर हैं ये किसी के द्वारा भी घुमाए नहीं जाते हैं।